लाल आतंक का गढ़, लाल आतंक का जहां वर्चस्व चलता था, जहां लाल आतंक की अदालतें लगती थी। नक्सलवाद तो नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ, लेकिन इसके पांव 70 से 80 के दशक में झारखंड में खूब फैले। वजह भी थी गरीबी, पलायन, भूखमरी और पिछड़ापन। अविवाहित बिहार में जो झारखंड का इलाका था, वहां नक्सलियों ने रेड कॉरिडोर बना दिया। यहां नक्सली अदालतें लगने लगी, नक्सली यहां की सरकार बन गए। जब झारखंड अलग हुआ तब भी झारखंड में नक्सलवाद का प्रभाव उसी वर्चस्व के साथ था, जहां नक्सलवाद के नाम से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, जहां पुलिस प्रशासन जाने से घबराती थी, जहां नक्सली अपनी सरकार चलाते थे। लेकिन झारखंड से अब नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। पारसनाथ पहाड़ हो या बूढ़ा पहाड़, अब न यहाँ नक्सलवाद का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा है। आप सोच रहे होंगे कि नक्सलवाद की कहानी आज हम आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयास से करोड़ रुपए का इनामी नक्सली मार गिराया गया है। हम आपको पूरा नाम बता देते हैं। सहदेव सोरेन, जो सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, वह मुठभेड़ में मार गिराया गया है। रघुनाथ हेम्ब्रेन स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य था और 25 लाख का इनामी नक्सली था, इसका भी खात्मा हो चुका है। और वीरसेन गंझू जनरल कमेटी का सदस्य था और 10 लाख का इनामी नक्सली था, इसे भी मार गिराया गया है। यह तो कुछ नाम थे जिन्हें पुलिस अब अपने रास्ते से हटा चुकी है, या यूं कहें जिनके दहशत का अध्याय खत्म हो चुका है। लेकिन झारखंड जो कभी लाल आतंक का पर्याय बन चुका था, अब वहां से लाल आतंक का नाम लेने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राकेश कुमार हैं। राकेश, झारखंड जो कभी लाल आतंक का गढ़ हुआ करता था, हमने वो दौर भी देखे जब यहाँ पे नक्सली अदालतें लगती थी। आप तो लगातार कवरेज भी करते रहे, पहले वो दौर बताइए, फिर हम वर्तमान परिवेश पे चर्चा करेंगे। गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया, हम उस पर भी बात करेंगे, और अब नक्सली झारखंड में कहाँ बच गए हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वो दौर बताइए जब झारखंड में नक्सलियों की सरकार चलती थी। देखिए समीर, कई चीज़ें जुड़ जाएंगी एक साथ अगर जोड़ने की कोशिश की जाए तो। जब एकीकृत बिहार हुआ करता था, उस समय झारखंड बिहार का ही अंग हुआ करता था। उस दौरान की बातचीत की जाए तो आपने जिस तरीके से जिक्र किया रेड कॉरिडोर की, रेड कॉरिडोर एक बड़ा अजब सा नाम सामने आता था। और हम लोग जब इस बात की चर्चा करते थे कि रेड कॉरिडोर क्या है, किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, इसमें क्या हो सकता है, तो एक पूरा कहा जा सकता है कि लाल गलियारा वो नेपाल के इलाके से शुरू होता था और बिहार जमुई इलाका होते हुए, गिरिडीह के इलाके होते हुए, झारखंड का पूरा इस इलाके करते हुए, सिंहभूम इलाके होते हुए, और बाकी छत्तीसगढ़ और उधर आंध्रा तक चला जाता था। तो ये जो पूरा इलाका था, ये रेड कॉरिडोर इसलिए बोला जाता था कि यहाँ पे मूवमेंट जो होते थे, खास करके नक्सलियों का मूवमेंट इसी इलाके से की जाती थी। और साथ साथ ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, जंगलों से भरा इलाका कहा जाता है। तो ऐसे में नक्सलियों के बचने की, छुपने की सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, जहाँ पे वे अपने को बचाव भी करते थे और अपने संरक्षण की भी बात करते थे। सबसे बड़ी बात कही जा सकती थी कि जब नक्सली विचारधारा की बात आई थी, तो उस समय नक्सलियों का आंदोलन जो शुरू हुआ था, उस समाज में जो विकृतियाँ थी, खास करके जो साहूकारों की बात की जाए या फिर दबंगों की बातचीत की जाए, या फिर कहा जा सकता है कि उस समय ज़मीन को लेकर जो विवाद होते थे उनकी बातचीत की जाए, उसको लेकर जो विरोध शुरू हुआ था बंगाल से, उसका ही असर देखने को मिला कि पूरे इलाके में इसका वर्चस्व देखा गया। तो उस समय की बातचीत की जाए तो सामाजिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लोग सोचते थे और उसी दिशा में बातचीत की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इसे अर्थतंत्र के साथ जोड़ा गया, और अब आज की बातचीत की जाए और पिछले 10-15 साल की बातचीत की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ कहा जा सकता है कि पैसे वसूली करने का एक जगह बनता जा रहा था, जिसके कारण लग रहा था कि इनका जो मकसद था वो टूटता चला गया। और आज आप देख सकते हैं कि बिखराव की ओर चला गया है, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई जगहों से नक्सली खत्म होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रेड कॉरिडोर अब पूरी तरह से खात्मे की ओर जा रहा है, और हो सकता है कि जल्द ही इस पर अंतिम मुहर भी लग जाएगी। राकेश, रेड कॉरिडोर तो खत्म हो गया है, लेकिन हम अपने दर्शकों को थोड़ा ये समझा सकते हैं क्या कि जो नक्सली अदालतें लगती थी उसका स्वरूप क्या होता था। क्योंकि जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो जो हमारी आज की जनरेशन है शायद उसे उस बड़े तौर पे ना देखे, या उन्हें समझने में दिक्कत हो कि नक्सलवाद इतना खौफनाक क्यों था।
वो अदालतें इतनी डरावनी क्यों होती थी जिससे आज भी अगर हम लोग जब नाम सुनते हैं कि नक्सली अदालत लग गया तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समीर, अगर इस पे पूरी बात की जाए तो शायद थोड़ा विरोधाभास भी होगा और हो सकता है कि मेरी विचारधारा भी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत अगर लगेंगी कि इनकी विचारधारा कहीं ऐसी तो नहीं है। बेसिकली नक्सलवाद के तहत जो चीज़ें आती थी, खास करके जो ग्रामीण इलाकों में या बाकी जगहों पे जहाँ पे प्रशासन और पुलिस तंत्र सक्रियता के साथ बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाती थी, वहाँ पे नक्सली सक्रिय होते थे। और आप जान सकते हैं कि जिस तरीके से ज़मीन का विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, डायन प्रथा की बातचीत की जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति की बातचीत की जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर जो कहीं ना कहीं करप्शन की बात आती थी या फिर कहा जा सकता था कि आपसी विवाद की बात आती थी, उनको सुलझाने में भी इनकी भूमिका काफ़ी अहम होती थी। और आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से वहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि वो एक पंचायती लगाते थे, जिसको आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो वो एक तरह से नक्सलियों की तरफ से पंचायत बुलाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती थी कि पुलिस और कानून में जिस तरीके से कुछ पेचीदगियां भी नज़र आती हैं, खास करके जिनको आरोप लगता है उनको सज़ा देने में या फिर उनको प्रूफ करने में लंबा समय भी गुजरता है, लेकिन नक्सली इस बात को बड़ा सहजता से लेते थे और उस दौरान स्पॉट पे सज़ा दी जाती थी। यानी कि उसमें प्रावधान पहले से किया गया था कि 10 लाठी मारना है, 10 कोड़े मारना है, या फिर पैर से बांध कर उल्टा लटका देना है, या फिर कुछ करना है, या फिर कहीं कहीं गला तक काटने की नौबत आती थी। 50 लाठी 100 लाठी मारने की पीठ पे वो तो आम बात दिखाई पड़ती थी जब सज़ा दी जाती थी नक्सली। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक इस तरह के जो सज़ा देने का प्रावधान था नक्सलियों की तरफ से, जिसके माध्यम से गांव में अपनी पैठ भी बना रखी थी और गांव वालों पे भरोसा भी जीत कर रखा था कि उनको उन्हीं के माध्यम से न्याय मिलेगा। तो ये पूरे मैसेज को इस तरीके से इन लोगों ने पनपाया था जिससे गाँव के लोग इनका समर्थन करते जाते थे। तो कहीं ना कहीं अब इनमें सारी चीज़ें विकृतियाँ भी आईं, टूटते भी गए, और आज आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से नक्सली मारे जा रहे हैं और खात्मे की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गाँव वालों के भी एक तरफ से कहा जा सकता है उनके लिए भी सुखद होता जा रहा है। ये आप सरकार की जो वर्तमान पहल है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? आज गृह मंत्री ने भी ट्वीट कर कहा कि लगातार जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। झारखंड में भी ऑपरेशन ग्रीन हंट का काफ़ी असर देखने को मिला है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा बूढ़ा पहाड़, जो कभी नक्सलियों का गढ़ होता, जहाँ लाल झंडे फहराए जाते थे, अब वहाँ पे लोकतंत्र का चुनाव होता है, लोग वहाँ मतदान करने के लिए आते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो बूढ़ा पहाड़ भी नक्सल मुक्त हो चुका है। तो इस तरह की जो लगातार कार्रवाई हो रही है, वर्तमान परिस्थिति में भी हम एक कार्रवाई की बात कर रहे हैं जहाँ 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी मारा गया। पुलिस और प्रशासन और सरकार की इस कार्रवाई को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बेहतर कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और नक्सलियों के खात्मे की जहाँ तक बात है उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो सरेंडर करें, मुख्य धारा में जुड़ें। सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि उनको सामने लाया जाए, उनको समाज के साथ जोड़कर आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं। लेकिन अगर नहीं मानेंगे, कानून को कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई तो हो रही है, और उसी का नतीजा है आज हजारीबाग की बात की जाए या फिर कहा जा सकता है कि चाईबासा इलाके, बोकारो इलाके या फिर छत्तीसगढ़ के इलाके में जिस तरीके से बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, बड़ी इनामी नक्सली मारे गए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की एक सोच है और सरकार ने एक मुहिम के तौर पे इसे लिया है। आप देख रहे होंगे कि इसी मुहिम के तहत कहा जा सकता है कि बड़े बड़े नक्सली सरेंडर भी करते रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात की जाए तो इसी इलाके लातेहार लोहरदगा के इलाके की बात की जाए तो लगभग 10 बड़े नक्सली सरेंडर किए हैं। तो साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ उनकी जो योजना है खास करके सरेंडर पॉलिसी की, उसको एक बेहतर बनाने की भी कोशिश की गई है, जिसमें नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर वे नहीं मानेंगे और सरकार के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं होंगे तो पुलिस पूरी कार्रवाई की कर रही है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, उसमें कई ऐसे नामी गिरामी नक्सली हैं जिनके नाम से पूरे इलाके में दहशत होता है। झारखंड से लाल आतंक का खौफ लगभग खत्म हो चुका है। एक सिंहभूम इलाका छोड़ दे तो झारखंड के लगभग सभी जिलों में नक्सलियों का जो खौफ था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब लोकतंत्र की सरकार लोगों के बीच है। लाल आतंक का खात्मा झारखंड के सुनहरे भविष्य के लिए जरूरी है और सरकार, प्रशासन, पुलिस और हमारे सुरक्षा बलों के जवान लगातार इस ओर अग्रसर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड जल्द से जल्द पूरी तरीके से 100% नक्सलवाद से मुक्त होगा और लोकतंत्र की ओर अग्रसर होगा। मुझे और राकेश को आज दीजिए इजाजत और देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार, धन्यवाद।